हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आस्क एनलेब्स पॉडकास्ट सीरीज पार्ट 3। मैं जिनम दोषी, हेड ऑफ सेल्स, और हमारे साथ है एनलेब्स के सीईओ। सर, जैसे कि हमारे कस्टमर ने पूछा है कि जो हमारे जो बेस कैंप है वो 2 ounce पे स्टेबल है कि नहीं है। पहले तो सभी व्यूअर्स को वेलकम। आज हम पहले 2 पॉडकास्ट में आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। हमने बहुत ट्राई करा कि इन डेप्थ सारे क्वेश्चंस का जवाब दे, और आज क्योंकि हम 3rd पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने भेजे हैं। तो उनमें से ये एक मेजर क्वेश्चन है सर कि क्या हमारे एम्पलीफायर जो है वो टोन पे स्टेबल है कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा पहले तो व्यूअर्स को कि जो एनलेब के एम्पलीफायर हैं वो सारे एम्पलीफायर टोन्स पे स्टेबल है, बट कंपनी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे X7 हो गया, A9000, X8D, फिर X9 और XT2201। तो ये कुछ एम्पलीफायर्स हैं जो एम्पलीफायर्स 2 ohms पे कंपनी रिकमेंड नहीं करती है चलाना, क्योंकि वो मिड के लिए बने ही नहीं है। वो सबवूफर एम्पलीफायर है। जब आप उसको 2 ohms पे चलाते हो तो करंट ड्रॉप बहुत बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में करंट ड्रॉप बढ़ने के कारण से एम्पलीफायर का प्रोटेक्ट लाइट ब्लिंक करना और आपके स्पीकर जलाना पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जो है एनलेब कंपनी 2 ohms पे इन मॉडल्स को रिकमेंड नहीं करती है। अगर बात करें इन मॉडल्स के अलावा जो दूसरे मॉडल्स हैं वो सारे मॉडल्स हमारे 2 ohms पे स्टेबल हैं और उसको 2 ohms पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर मेक श्योर करें कि आप जो भी लोड चला रहे हो वो लोड प्रॉपरली कैलकुलेटेड हो और जो स्पीकर का डीसी रेजिस्टेंस है उसको नाप के आप लोड डालें, ना कि नॉमिनल इंपीडेंस को नाप के। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीएस पैरामीटर्स होते हैं, तो उन टीएस पैरामीटर्स में एक डीसी रेजिस्टेंस करके एक ऑप्शन आता है स्पीकर्स के। तो आप जिस भी कंपनी का स्पीकर यूज कर रहे हैं उनसे वो डीसी रेजिस्टेंस जरूर पूछे और वो डीसी रेजिस्टेंस को देख के उसको नाप के आप इंपीडेंस कैलकुलेट करें और फिर उस हिसाब से आप एम्पलीफायर पे लोड डालें। अब ऐसे ना समझ ले कि 8 ohms का स्पीकर ए कंपनी का और 8 ohms का स्पीकर बी कंपनी का 8 ohms ही होता है। कहने के लिए तो नॉमिनल इंपीडेंस 8 ohms है, बट जो एम्पलीफायर देखता है वो नॉमिनल इंपीडेंस नहीं डिटेक्ट करता। वो तो उसका जो डीसी रेजिस्टेंस है वो डिटेक्ट करता है और वो डीसी रेजिस्टेंस के हिसाब से वो इंपीडेंस समझता है और उस हिसाब से वो वोल्टेज निकालता है। तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता, बट मैं एक ही चीज बताऊंगा इन सिंपल वर्ड्स, 2 ohms पे कुछ सबवूफर एम्पलीफायर को यूज ना करें, उससे आपके स्पीकर जलने का कारण बन सकता है। बाकी सारे एम्पलीफायर 2 ohms पे स्टेबल हैं और 2 ohms पे चलाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द डिटेल्ड आंसर। और एक कस्टमर का सवाल है जो व्हाट्सएप पर आया था कि TRX क्या है और उसके बारे में हमें कुछ इन डेप्थ बताइए कि वो कैसे यूज करते हैं, क्या है। देखिए, जो कस्टमर ने पूछा है मैं बताना चाहूंगा कि जो TRX है वो एक सिस्टम है। TRX जो हम एक सिस्टम है, उसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जैसे TRX 12 आता है जो सब एग्जीबिशंस पे लास्ट ईयर हमने डिस्प्ले किया था। उसमें एक और मॉडल है TRX 15 जो हम कहीं पे कमर्शियली नहीं बेचते। सो बेसिकली TRX सिस्टम जो है एक रोड शो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हाई पावर आउटपुट देने वाला सिस्टम डिजाइन किया गया है एनलेब के द्वारा। अभी TRX हम लोग बहुत कम बेचते हैं, हम बहुत कम लोगों को दिए हैं वो सिस्टम, बिकॉज TRX जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जो रोड शो के लिए डिजाइन किया है। अभी उसके लिए हम लोग वो खाली TRX नहीं बेचते, हम लोग TRX के साथ एमपी देते हैं, हम लोग TRX के कंपोनेंट्स भी देते हैं और मेजर जो कैबिनेट मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के जो टॉप नोन, उनको हम लोग उसका डायग्राम और वो एक सिस्टम एज ए रेफरेंस प्रोजेक्ट करते हैं, जिसको देख के जो रोड शो और कैबिनेट मैन्युफैक्चरर है रोड शो के कैबिनेट्स बनाते हैं, वो लोग उसमें से सीख के उसको मॉडिफाई करके हमारे ड्राइवर्स को यूज करके एक अच्छा सिस्टम अपने लेवल पे बना सके। तो TRX का मतलब ये नहीं है कि TRX हम लोग कैबिनेट बनाने के लिए और बेचने के लिए करते हैं। TRX एक इकोसिस्टम है जो कैबिनेट मैन्युफैक्चरर को एक पूरा जो है डिजाइन रेडी टू प्ले कंपोनेंट्स के साथ प्रोवाइड कराती है, जिससे वो अपने लिए सिस्टम्स बना सके और अपने लेवल से बेच सके, क्योंकि TRX सिस्टम तो एक रेफरेंस डिजाइन है। और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने हमसे TRX का सिस्टम का डिजाइन लिया है
जो हमारे एम्प के साथ, हमारे कंपोनेंट्स के साथ यूज करते हैं और उसको अपने वेयरहाउस में भी असेंबल करते हैं कस्टमाइज वे में। कुछ ऐसी ब्रांच भी है जिनके लिए हम कैबिनेट बनाते भी हैं, उनकी कस्टमाइज ग्रिलिंग भी करते हैं, भले ही उस पर टीरेक्स नहीं लिखा हुआ होता, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ ए टीरेक्स सिस्टम विद अ कस्टमाइज ग्रिल। तो टीरेक्स सिस्टम बहुत सारे बेचे हैं हमने, और हर महीने 6 से 7 हम लोग अपने स्टैंड अलोन एनलैब के सेटअप्स बेचते हैं। और क्योंकि वो एज ए इकोसिस्टम का पार्ट है तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते कि भाई ये कस्टमर ने ये टीरेक्स सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करके लिया है, बिकॉज हर कस्टमर का अपना खुद का यूएसपी होता है, हर रेंटल कंपनी का, हर रोड शो का, और हर अपने कैबिनेट मैन्युफैक्चरर का। तो वो उनकी मोनोपोली से वो लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बेचते हैं। जो आप प्रोडक्ट सुनते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो एग्जीबिशंस में और रोड शो पे, या तो फिर हमारे जो वीडियोस जाते हैं उसके थ्रू, वो एक रेफरेंस पॉइंट है कि सिस्टम इस तरह पावरफुल, इतना पावरफुल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कहते हम लोग कि टीरेक्स जो है वो यही होना चाहिए। टीरेक्स हो सकता है कुछ और मॉडल भी किसी के लिए बना हो। तो टीरेक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और वो एक मॉडल है टीरेक्स 12 जो हमारी क्वालिटी को दर्शाता है कस्टमर्स के लिए, जिसको देख के कैबिनेट मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से उस हमारे से लिए हुए डिजाइन को मॉडिफाई करके और बेहतर सिस्टम कस्टमर को प्रोवाइड करे। तो ये एक्चुअली में टीरेक्स है। दिस इज TRX 12, TRX 15, TRX 10। तो ऐसे 3 मॉडल्स ऑलरेडी, जो 3 वेरिएंट मार्केट में जा रहे हैं, जिसमें हमारे वाले जो वर्जन है उसमें 4 HFs होते हैं। कुछ लोग उसको हमारे कुछ OEM जैसे X सीरीज के कंपोनेंट्स हैं, X सीरीज के कंपोनेंट आई मीन इज ए OEM सीरीज जो मार्केट में नहीं मिलते, ना ही हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो मॉडल हमने कई बार एग्जीबिशन पे डिस्प्ले भी करे, X15, X12, X10 16, X10 8 और X8 करके, ये हमारे जो ड्राइवर्स के कंपोनेंट्स के मॉडल है जो हम लोग मार्केट में नहीं बेचते, जो ओनली कैबिनेट सप्लायर्स को देते विद देयर लोगो। तो ये वो इकोसिस्टम का पार्ट है। और बताने के लिए, जस्ट फॉर द नॉलेज फॉर द कस्टमर, कि TRX 12 जो है वो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है एनलैब के द्वारा, और वो सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो आपके कान के पर्दे डैमेज कर सकता है जस्ट विद वन टॉक। और जो लोग ऑलरेडी इसको सुने हैं एग्जीबिशंस में, आउटडोर लाइनर्स में, कि लाइनर्स के साथ जिन्होंने इसका कंपैरिजन चेक किया है आउटडोर में, वो ये चीज जानते हैं। और मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट भी है कि एक बार आप एनलैब का TRX सिस्टम जरूर सुने और उसका एक्सपीरियंस ले, जो आपको आइडिया देगा कि आपका सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है और आपको क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। ओके, तो सर आपने टीरेक्स के बारे में बताया, तो टीरेक्स के जैसे कोई और भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने वाले हैं इन द फ्यूचर? देखिए, जो TRX सिस्टम है वो एक पार्ट हो गया, जैसे मैंने बताया, इकोसिस्टम का। अभी TRX की तरह बहुत ही शॉर्ट टाइम में कुछ L सीरीज के प्रोडक्ट्स आने हैं जो लाइव साउंड के लिए बने हुए हैं। मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाहूँगा अभी के लिए, बट मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आगे जाके एनलैब की ओर से आप एक्टिव लाइनर सिस्टम्स देख सकते हैं, और जो रेंटल कंपनीज के लिए डेडिकेटेड L सीरीज कुछ ही समय में लॉन्च होना है। उसमें क्या होगा, क्या पार्ट्स होंगे, वो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूँगा, बट डेफिनेटली कुछ नया आने वाला है। तो आप वेट करिए, बहुत जल्द आपको मालूम पड़ेगा। सर, जैसे कि इंस्टाग्राम में कस्टमर का सवाल था कि कोई भी एम, जैसे कि आपका और कोई दूसरी कंपनी का, वो एम खराब ना हो, इसके लिए कस्टमर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जो भी एम्पलीफायर यूजर्स हैं, पहले तो आपको, अगर आपको मालूम नहीं एम्पलीफायर क्या है, तो पहले अपने प्रोफेशनल किसी बंदे से पूछिए कि एम क्या करता है, क्या काम करता है, कैसे चलाना चाहिए। अभी जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि एम्पलीफायर खराब ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसको 2 केस में समझते हैं। पहला केस ये हुआ कि एम्पलीफायर की गलती से, किसकी गलती से खराब हुआ, एम्पलीफायर की गलती से या आपकी गलती से। तो पहले समझ लीजिए कि जो एम्पलीफायर है वो कभी खराब नहीं होता अनलेस कोई यूजर उसको मिसयूज कर रहा हो या किसी गलत तरह से चला रहा हो। तो जब अभी आप एम्पलीफायर खरीदे, आप पूछ लीजिए कि वो एम्पलीफायर किस चीज के लिए बना है, जिससे एम्पलीफायर खराब होने के चांसेस 99% तो कम हो जाते हैं। अभी बात रहा 1% के, भाई आप सब सही चला रहे हो फिर भी एम्प खराब हो रहा है, तो 3-4 चीज देखनी है। एक, पावर सप्लाई उसका सही हो, आपने वायरिंग सही से कर रखी है, आपके स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स का लोड बैलेंस्ड है,
आप जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या कुछ सेट करके अगर कोई प्रोसेसर लगाए हो तो वो भी प्रॉपरली ट्यून किया गया है। तो ये सारे ख्याल हमें रखने चाहिए। बस एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पर कि जैसे कि अगर किसी का एम्पलीफायर खराब हो रहा है तो उनको डेफिनेटली जब वो रिपेयर करवाने के लिए गए हैं या कंपनी में भेजा है तो डेफिनेटली उनको पूछना चाहिए कि ये क्यों खराब हुआ। जैसे कि आप जब एनलैब का कोई एम्पलीफायर सर्विस में आता है तो जो डीलर या कस्टमर या कोई भी उसको भेज रहा है उसको बताया जाता है कि आपका एम्पलीफायर इस वजह से खराब हुआ। अब ये चीज से ख्याल रखिए तो आगे जाके आपका एम्पलीफायर खराब ना हो। तो आप जिस भी कंपनी का एम्पलीफायर खरीद रहे हो उसको ये भी पूछो कि ये खराब क्यों हुआ और ये खराब ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम दूसरी बार खराब ना हो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ब्रांड का। तो ये चीज आप जरूर उनसे पता करें। अभी बात रही हमारे एम्पलीफायर की। हमारे एम्पलीफायर के बारे में मैं स्पेसिफिक बताता हूं कि एम्पलीफायर खराब कैसे होता है और क्यों नहीं होना चाहिए या ना हो उसके लिए कंपनी ने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं। तो एनलैब में सारे एम्पलीफायर पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, उसका लिमिटर सेटिंग्स, ओवर वोल्टेज इनपुट और आउटपुट प्रोटेक्शन, फिर डेडिकेटेड रिले सर्किटरी, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटेक्शंस दे रखे हैं जिससे एम्पलीफायर आपकी गलती से भी खराब नहीं होता है। बट बाई चांस अगर खराब होता है तो क्यों होता है? ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने देखा है कि वो तभी खराब होता है जब कस्टमर ने लोड अच्छे से बैलेंस करके ना डाला हो या तो उन्होंने जो लिमिटर सेटिंग सेट करने चाहिए वो सही से ना करे हो। तो मेरे जो भी कस्टमर्स और व्यूअर्स देख रहे हैं मेरी उनसे एडवाइस है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो एनलैब का या कोई भी ब्रांड का, वो प्रोडक्ट किस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है उसको डेफिनेटली समझे। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ तो अगर कोई क्लास डी का एम्पलीफायर है जो लिखा तो है 4500 वॉट एट द रेट 4 ohms, बट क्या वो सब ऊपर पे चलाना चाहिए? तो ये जरूर कंपनी से पूछे कि ये 6 इंच वॉइस कॉइल का एम्पलीफायर चला पाएगा और उसका डेमो ले फिर ही खरीदे। क्या मालूम आगे जाके मालूम पड़ा कि ये तो मिड के लिए बनाया गया था और कस्टमर ने गलती से इसको सब पे चला दिया और सारा एम्पलीफायर जल गया, आपका स्पीकर भी जल गया और एम्पलीफायर भी जल गया। तो ऐसा चांसेस ना हो उसके लिए कस्टमर को ये प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। और मेरे उस कस्टमर जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उनसे एडवाइस है कि आप जो भी चीज ले रहे हो 2 प्रोफेशनल बंदों को पूछ के लीजिए जिससे आपको लॉस ना हो, आपका पैसा ना डूबे। तो सर हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कमेंट आया था कि बाय बेस्ट ऑलवेज एनलैब्स फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर्स ओनली। जैसे कि हम लिखते हैं तो उसमें ऑथोराइज्ड डीलर्स ओनली का क्या मतलब है? देखिए ये कस्टमर जिसने पूछा है वो बहुत स्मार्ट है। वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे कंट्रोवर्सी हो, बट जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑथोराइज्ड डीलर्स ओनली मतलब जो डीलर्स एनलैब के द्वारा ऑथोराइज्ड हैं और जिनके पास ऑथोराइज्ड डीलर का सर्टिफिकेट है, अब उन्हीं से माल खरीदिए। अभी ऐसा हम क्यों लिखते हैं उसका आंसर तो देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देने से कंट्रोवर्सी होगा, बट चलिए जस्ट उसने पूछा है तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि अभी ऑथोराइज्ड डीलर्स ओनली क्यों। तो जो डीलर्स ऑथोराइज है वो कटिबद्ध है अपने ओर से कि भाई वो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे अपने एंड से। वो जानते हैं हमारा सर्विस प्रोसेस क्या है, एम खराब होगा तो क्या होगा, और उनके पास सारे पार्ट्स बैकअप के अवेलेबल है उनके वेयरहाउस पे या सर्विस सेंटर पे। तो जैसे आप मुझे एम्पलीफायर भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑथोराइज्ड डीलर हूं और आप कस्टमर हो और आप मेरे को एम्पलीफायर भेज रहे हो, तो जब मेरे पास एम्पलीफायर आएगा तो एज ए ऑथोराइज्ड डीलर मेरे पास सारे स्पेयर पार्ट्स होंगे, मेरे पास सारे सर्विस सपोर्ट और टेक्नीशियन का कनेक्ट होगा कंपनी से, और मैं सेम डे आपको एम्पलीफायर करके दे दूंगा। तो जो 48 आवर्स की जो सर्विस वाली बात है वो ऑथोराइज्ड डीलर से आपको मिल जाएगी। विद इन 48 आवर्स आपका एम बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ऑथोराइज्ड डीलर आपको ये चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर्स ओनली, क्योंकि वो लोग हमारे ट्रस्टेड डीलर्स हैं और जब आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट का बात आएगा तो उस समय पे वो आपको इमीडिएटली सर्विस करा के देंगे और वो उनका ड्यूटी है। अगर आप किसी नॉन ऑथोराइज्ड डीलर से ले रहे हो सकता है वो आगे जाके आपको ऐसा कह दे कि भाई सर्विस आप जानो, कंपनी जाने, क्योंकि उन्होंने माल लिया तो है, किसी से लेके बेच तो दिया आपको, बट वो सर्विस के बारे में कुछ जानती ही नहीं क्या प्रोसेस है। आपको परेशान होना पड़े, फिर कंपनी को कांटेक्ट करना पड़े, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। इससे अच्छा है फॉर कस्टमर सेफ्टी आप ऑथोराइज्ड डीलर से ही माल खरीदिए
ओरिजिनल वारंटी कार्ड उनसे लीजिए, ओरिजिनल जीएसटी वाला पक्का बिल लीजिए, जिससे कस्टमर का सेफ्टी है कि भाई वो सर्विस देगा। अगर वो वारंटी कार्ड नहीं भी देता है तब भी वो सर्विस देने के लिए बंधा हुआ है, और बाई चांस वो अगर आगे जाके मना भी करता है तो मैं वो वारंटी कार्ड और वो बिल दिखा के कंपनी के कोई और ऑथोराइज सर्विस सेंटर या तो डायरेक्ट कंपनी से मैं सर्विस ले पाऊं। तो ये इस वजह से हम लोग लिखते हैं बाय बेस्ट ऑलवेज एंड लेट्स फ्रॉम ऑथोराइज डीलर्स ओनली। जैसे कि सर एक कस्टमर ने पूछा है कमेंट में कि हम लिखते हैं कि ओईएम ट्रांजिस्टर वो क्या है, इसे हम स्पेस में क्यों लिखते हैं? देखिए, उस कस्टमर को बताना चाहेंगे कि भाई जो ओईएम ट्रांजिस्टर्स का मतलब है ऐसे ट्रांजिस्टर्स जो हमारे लिए बने हुए हैं, हम हमारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए हैं। तो ऐसे जो है ट्रांजिस्टर्स जो हमारे एम्पलीफायर में लगते हैं वो हो गए ओईएम ट्रांजिस्टर्स। पहले तो अभी ट्रांजिस्टर्स एक तरह का सेमीकंडक्टर है, और वो सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत अलग अलग तरह से काम करता है। उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस कस्टमाइज होते हैं कंपनी के हिसाब से। तो वो स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख के बनाए गए ट्रांजिस्टर्स को हम लोग ओईएम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। जो मेजर डिफरेंशिएशन है ओईएम ट्रांजिस्टर्स का, वो हमारे जो टॉप एंड एम्पलीफायर है सबवूफर के लिए बने हुए, वहां पे वो मेजर इफेक्ट करता है। जैसे कि कस्टमर्स जानते हैं कि जो हमारे एम्पलीफायर में जो सबवूफर का पंच आता है वो किसी और एम्पलीफायर में नहीं आएगा। बहुत दूर दूर तक डिफरेंस मिलेगा आपको, और बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिलेगा। वो इसलिए है कि जो अभी हमारे जो एम्पलीफायर्स हैं वो एम्पलीफायर्स में जो ट्रांजिस्टर लगे हो पूरे ओईएम है। और ओईएम में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा सारे व्यूअर्स को कि जो X7, X8T वगैरह जो मॉडल्स है हमारे हाई एंड, X9 हो गया, तो इन सब मॉडल में जो ट्रांजिस्टर्स लगते हैं वो एक पर्टिकुलर यूएस की कंपनी बनाती है और हमको बना के देती है। वो सेम मॉडल के ट्रांजिस्टर्स इंडिया में भी मिलते हैं, और कुछ लिमिटेड जैसे गिनी चुनी एक दो कंपनीज हैं जो वो चीज यूज करती है, बट वो रेडीमेड जो मार्केट में मिलते हैं वही यूज करती है। हमारे लिए ओईएम क्या, तो उसमें एक फैक्टर होता है। जब आप ट्रांजिस्टर का कोई स्पेसिफिकेशन उठा के देखोगे तो उसमें एक डी रेटिंग का कर्व दिया हुआ होता है। ये चीज ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि ये आप जब आप खुद चेक करोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। तो उसमें एक टेम्परेचर का डी रेटिंग का कर्व होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर ये वोल्टेज पे इतना डी रेट करेगा एट दिस टेम्परेचर। तो उस कर्व में जो है आपको मालूम पड़ता है कि जब एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर हीट होगा तो हीट होके वो डी रेट करेगा। वो डी रेटिंग फैक्टर जो है हमारे एम्पलीफायर में जो लगने वाले ओईएम ट्रांजिस्टर में बहुत ही कम है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। जो दूसरी कंपनीज के एम्पलीफायर्स जो है उसमें अगर सेम मार्केट में लिया हुआ ट्रांजिस्टर हमारे ही एम्पलीफायर में अगर वो डाल के लेके आएंगे, एम्पलीफायर ब्लास्ट ही होगा, क्योंकि वो चीज जो ध्यान में लेके हम लोगों ने ध्यान में ली और हमारे ट्रांजिस्टर में है वो दूसरी कंपनी के ट्रांजिस्टर्स में नहीं है। और यही एक फैक्टर है जो मेजर डिफरेंशिएट करता है। दूसरा एक मेजर डिफरेंशिएटर होता है वो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर। अभी कुछ ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 16 एम्पियर 15 एम्पियर तक करंट हैंडल करते हैं, जबकि हमारा जो बेसिक ट्रांजिस्टर्स है वो 20 एम्पियर और 18 एम्पियर तक हैंडल करते हैं सब्जेक्ट टू मॉडल। और जो हमारे हाई एंड ट्रांजिस्टर्स है वो 30 एम्पियर करंट हैंडल कर सकते हैं, जो दूसरी कंपनी के ट्रांजिस्टर्स नहीं कर पाते। या तो जो सेम नंबर के ट्रांजिस्टर जो हमारे लोगो के बिना आते हैं मार्केट में मिलते हैं, जो हमारे लोगो लगा हुआ ट्रांजिस्टर है, उसमें ये मेजर डिफरेंशिएटर एक्ट करता है। हालांकि वो सेम ट्रांजिस्टर वही कंपनी बनाती है, बट वो ट्रांजिस्टर अगर कंपनी मार्केट में बेचेगी तो वो महंगा भी होगा और उसमें वो पर्टिकुलर फीचर्स शायद कोई कस्टमर ले या ना ले, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन हाउस है और हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है वो बहुत ही प्रोएक्टिव है। तो उनके फीडबैक को ध्यान में रख के हमने ट्रांजिस्टर्स को कस्टमाइज किया है और इतना बेहतर और नेक्स्ट जनरेशन बनाया है जिससे एम्पलीफायर का क्वालिटी हो इतना स्टेबिलाईज हो गया है कि खराब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं एम्पलीफायर में। आप देख रहे होंगे सभी जो कस्टमर्स हैं कि अभी रेड पीसीबी और ब्लैक पीसीबी का कॉन्सेप्ट आया, ग्रीन पीसीबी नहीं रहा जो पहले आता था। वो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि जैसे हमने ट्रांजिस्टर को मॉडिफाई किया तो उसका करंट हैंडलिंग कैपेसिटी चेंज हुआ। तो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी चेंज होने के कारण हमें पीसीबी को भी चेंज करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा।
क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर बहुत हेवी होगा तो उस हिसाब से आपको पीसीबी भी चाहिए, उस हिसाब से आपको हीट सिंक भी चाहिए और उस हिसाब से आपको कूलिंग स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये रेड पीसीबी क्यों हो गया, ये ब्लैक पीसीबी क्यों हो गया और उसमें क्या अंतर आया। तो दिस इज द मेजर डिफरेंशिएटर। मैं वापस से गिना दूं, एक है कि उसका वोल्टेज, उसका करंट ड्रॉप, उसका रेजिस्टेंस, फिर उसका जो है डी रेटिंग फैक्टर जो कहते हैं, और कितने टाइम पे डी रेटिंग स्टार्ट होगा। ये सारे जो पैरामीटर्स है वो अलग है हमारे। तो इसकी वजह से हम लोग लिखते हैं ओईएम ट्रांजिस्टर्स, और यही हमारा मेजर डिफरेंशिएटर है दूसरी कंपनीज के मुकाबले, जिससे हमारे एम्पलीफायर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंडियन कंडीशंस में स्टेबल हैं और कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया। क्योंकि वो चीज कॉपी करने के लिए आपका खुद का आर&डी तो होना चाहिए, आपका खुद का ड्यू डिलीजेंस टीम भी होना चाहिए, और आपको पहले अपने एम्पलीफायर पे वारंटी देना पड़ेगा, क्या चीज खराब होकर आ रही है वो सीखना पड़ेगा। तो हमारे में आप कह सकते हो कि दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई हम लोगों ने वारंटी दिया तो हमको सीखने को मिला कि ये एम्पलीफायर जो है इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसको कैसे मॉडिफाई करें। इसीलिए हम मॉडिफाई करते करते आज उस लेवल पे प्रोडक्ट है कि उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में, और इसीलिए सारे कस्टमर्स आज यूज कर रहे हैं और कस्टमर खुश भी हैं। सो दिस इज हाउ वी से इज द ओईएम ट्रांजिस्टर। और इसका यही मतलब होता है कि हमारे ट्रांजिस्टर्स हमारे लिए बने हुए हैं, ओनली हमारे लिए बनते हैं, और वो दूसरी कंपनी के ट्रांजिस्टर के साथ स्टेबली काम तो कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें कि हमारा एम्पलीफायर पे अगर ट्रांजिस्टर उड़ गया आपके पास, तो सेम नंबर के अगर आप मार्केट में लेके, मार्केट से खरीद के हमारे लोगों को बिना भी जो ट्रांजिस्टर मिलते हैं वो भी डालोगे, तब भी आपका एम्पलीफायर सेम काम करेगा, सब्जेक्टिव कि भाई वो कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज ऐसा डिजाइन किया गया है कि भाई आप हमारे वाला लगा रहे हो, वेल एंड गुड, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट आप हमारे साथ कोई और कंपनी का या तो सेम स्पेक्स का कोई ट्रांजिस्टर लगा रहे हो तो वो भी इक्वली वर्क करेगा, सब्जेक्ट टू कि भाई वो डिजाइन और उसका जो वेफर साइज है वो सेम होना चाहिए, वरना वो ट्रांजिस्टर वापस हीट होकर जल जाएगा। जैसे मैंने एक चीज और मेरे दिमाग में आया, जैसे हम बात कर रहे थे तो कि वेफर साइज, तो हर एम्पलीफायर जो लगता है ना उस पर ट्रांजिस्टर लगता है। ट्रांजिस्टर पे आप जब स्पेसिफिकेशन पे जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है पैकेज, कि कौन सा पैकेज है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक ब्रांड है उसका मॉडल नंबर है TTC 5200, फिर एक आता है उसका TT 5200SC, फिर TTC 5200SC। तो ये पर्टिकुलर पैकेज साइज हो गया, जो उसका जो सेमीकंडक्टर का मेटल, उसका जो पर्टिकुलर वेफर जो लगता है उसके ऊपर, वो वेफर का साइज उसको डिराइव करता है, और वो वेफर के जो साइज है वो सेम होने जरूरी है अगर आप हमारे साथ कोई और पर्टिकुलर ब्रांड का ट्रांजिस्टर या सेम स्पेक का ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो। वरना क्या होगा, जो हमारे ट्रांजिस्टर है जो वेफर साइज यूज करते हैं वो बड़ी साइज के हैं, जंबो साइज के हैं, जो मार्केट में और कोई कंपनी का अगर आप छोटा ट्रांजिस्टर लगाओगे तो छोटा ट्रांजिस्टर हीट होके जल जाएगा। तो सेम वैल्यू के लगाए, और हमारे ट्रांजिस्टर हमारे सारे ऑथोराइज डीलर्स के पास अवेलेबल हैं, आप खुद भी खरीद सकते हो ऑन ऑर्डर, और हमारे सारे सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होते हैं। तो आप निश्चिंत होके आप काम कर सकते हो और आप निश्चिंत होके उसको चला भी सकते हो। तो मैंने आपके कहने पे थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दिया। मैं चाहूंगा कि और भी कस्टमर्स के कोई सवाल हो इस पर्टिकुलर मैटर पे, वो जरूर हमें भेजें, मैं इसको और इलाबोरेट करूंगा, क्योंकि मैंने तो 2 ही 3 गिने चुने डिफरेंशिएटर बताया, पर जब कोई टीम कंपनी R&D करता है तो उसके ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर होता है उसके में तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, तो सारे चेक पॉइंट्स को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये तो एक जनरल डिफरेंशिएटर है, पर और भी बहुत कुछ इन डेप्थ है हमारे पास, जो हम लोग चाहेंगे कि अगर किसी कस्टमर को डाउट हो हमें बताएंगे तो हम स्पेशल वीडियो भी इस पर रिलीज करेंगे। तो सर इसमें मेरे को एक सवाल आया है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर है और जो दूसरे कंपनीज के ट्रांजिस्टर आते हैं उन दोनों में क्या अंतर है, उसमें थोड़ा हमें इन डेप्थ बताइए। देखो, हमारे ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपनी के ट्रांजिस्टर्स, जब तक की बात है 5200 1943 जो लगते हैं स्टैंडर्ड, या तो आप 302 और 281 ले लो NJW सीरीज के, वो दोनों फॉर्मेट के ट्रांजिस्टर्स हमारे ओईएम ट्रांजिस्टर के साथ अगर कंपेयर करा जाए तो उसमें मेजर डिफरेंशिएशन बहुत ही लिमिटेड है। तो वो डिफरेंशिएशन समझने के लिए हमें इन डेप्थ सेमीकंडक्टर को समझना पड़ेगा पहले, कि सेमीकंडक्टर क्या है।
तो सेमीकंडक्टर एक पार्ट हो गया जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अभी उसके अंदर सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है स्विचिंग मॉसफेट और एक पार्ट है ट्रांजिस्टर, और उसमें भी अलग अलग तरह के पार्ट है। इनमें से एक पार्ट है एनपीएन और पीएनपी जो हमारे एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं और किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं, जो कि क्लास ए बी या एच क्लास का हो। तो जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं वो एज ए गेट काम करते हैं। तो वो गेट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब आप जितना वोल्टेज खोलोगे उस हिसाब से उसका करंट जाएगा, या जितना करंट उसमें दोगे उस हिसाब से वोल्टेज रेगुलेट होगा। और उसका जो सेटिंग है रेजिस्टेंस के थ्रू किया जाता है। जिससे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है तो ट्रांजिस्टर का वैल्यू भी, आउटपुट भी चेंज होगा। तो ये हो गया वर्क ऑफ ट्रांजिस्टर। पहले तो अभी उसमें हमारे और दूसरे कंपनी के ट्रांजिस्टर में क्या फर्क है, तो जो 2023 से पहले जो ट्रांजिस्टर एनलैब के एम्पलीफायर्स में लग के आते थे 2022 तक, और स्टार्टिंग जिन्होंने 2023 में खरीदा हो बिफोर पाम एक्सपो, तो वो सारे ट्रांजिस्टर्स ऐसे थे जो स्टैंडर्ड मार्केट में मिलते थे, जो हम बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो है ट्रांजिस्टर्स के वर्ल्ड वाइड उनसे ही हम लेके लगाते थे, क्योंकि हम लोग को ट्रांजिस्टर नहीं बनाते। तो हम लोगों को बहुत सारे फीडबैक आए फ्रॉम अवर R&D टीम, अवर ड्यू डिलीजेंस डिपार्टमेंट और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट से, क्योंकि सारे एम्पलीफायर हमारे पास वारंटी में सर्विस होने के लिए आते हैं। तो हमको सीखने को मिला कि ट्रांजिस्टर क्यों खराब होते हैं और किस केस में क्या प्रॉब्लम आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांजिस्टर्स के सप्लायर से बात किया और उनको कुछ सजेशन और फीडबैक दिए। उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमारे लिए बनाया, जो वो सिर्फ हमें बना के देते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, जो हम लोगों को मालूम पड़ा है कस्टमर्स के सर्विस प्रॉब्लम्स को समझ के। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को रिडिफाइन किया, उसके कुछ पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई किया, कुछ पैरामीटर्स को डिवाइड करा और एक अलग वेरिएंट पे पहुंचे। अभी वो वेरिएंट में क्या फर्क है ये भी मैं बताता हूं इन डेप्थ। तो उसके लिए मुझे आपको दो और चीज बताना होगा कि जो मार्केट में जैसे 5200 और 1942 जो मॉडल आते हैं, 1943 हो गए, तो ये सारे जो मॉडल्स मार्केट में मिलते हैं जो एनलैब में लग के आते हैं, दे आर वेरी सिमिलर। उसमें सिर्फ 3% का वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन जो है उसके करंट ड्रॉ के अंदर है, जो हमारे में जो पर्टिकुलर मटेरियल लग के आता है उसकी वजह से है। बट उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कोई और मार्केट में मिलने वाले ट्रांजिस्टर के साथ वर्क नहीं कर सकता या उसके साथ नहीं चलेगा। वो एक जेनेरिक ट्रांजिस्टर ही है, बस उसमें कुछ पैरामीटर्स हमने चेंज करवाए हैं जिससे इंडियन टेम्परेचर में वो ट्रांजिस्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडियन लोड के हिसाब से, इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपने बताया था कि हमारे यहाँ पे एक R&D डिपार्टमेंट है और उसका एक पूरा टीम है जो प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर उसके बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो हम रोज यहाँ पे देखते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ कस्टमर्स को और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, जो R&D का जो प्रोसेस है वैसे हम डिस्क्लोज नहीं करते बाहर, और बहुत ही आप भी जानते हो कि बहुत ही कम लोगों को फैक्ट्री और R&D का एक्सेस है यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में भी। तो जस्ट ऑन ए शॉर्ट टर्म नोट में बताता हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम हमको दिखी मार्केट में, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पे लग जाते हैं। अगर हमें उसका कोई ऐसा पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलता है तो हम उस सॉल्यूशन को ऑन पेपर पहले उतारते हैं, फिर एक फैक्ट चेक होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि क्या वो सब सही है। फिर उसके बाद R&D टीम एक गाइडलाइन निकालती है मैन्युफैक्चरिंग टीम के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग टीम जो है वो एक प्रोटोटाइप बनाती है। फिर प्रोटोटाइप बनने तक जो भी चैलेंजेस आके सब खत्म होके हमारे पास पूरा सैंपल होता है, वो फैक्ट चेक के लिए वापस जाता है जो टेस्टिंग टीम है उसको, जो फील्ड टेस्टिंग R&D वगैरह जो है वो वापस से चेक होता है। सारे चेक होने के बाद रिव्यू होता है, और सारे रिव्यू टेस्ट पास करने के बाद, सारे फैक्ट चेक्स करने के बाद, डिजाइनिंग से लेके उसका मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल तक कंप्लीट करने के बाद, पूरा जो प्रोसेस है वो जब फिनिश हो जाता है तो फाइनल स्टेज पे वो हमारे पास आता है प्रोटोटाइप बन के। फिर हम लोग उसका जो है सीरीजिंग करते हैं, फिर उस सीरीज का प्रॉपर जो है टेस्टिंग होता है। वो टेस्टिंग के बाद फाइनल स्टेज में उसका एक सैंपल गवर्नमेंट को जाता है फॉर द टैप टेस्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, जो कि BIS कहते हैं हम लोग इंडिया में। तो वो कंप्लायंसेस सारे कंप्लीट होने के बाद अगर वो सारे स्टैंडर्ड्स पे
आफ्टर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द लैब ऑफ द गवर्नमेंट, जो BIS द्वारा जो लैब अलॉट होता है, उनको फीडबैक को लेने के बाद अगर वो चेंजेस करने के बाद फिर अगर प्रोडक्ट रेडी होता है और सारे चेक्स वापस से पास करता है, देन इट गोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर बीइंग एडेड इनसाइड द BIS लिस्ट। तो ये पूरा जो R&D का जो प्रोसेस है, फ्रॉम आइडिया स्टेज टू रिसर्च टू डेवलपमेंट टू ड्यू डिलीजेंस टू प्रोडक्शन टू फैक्ट चेक एंड टेस्टिंग एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोडक्ट बाहर आता है फॉर कस्टमर्स। फिर वो प्रोडक्ट जब कस्टमर्स के लिए भी आ गया तो कस्टमर तक आने तक डेट वुड टेक अराउंड 6 months, 6 से 7 महीना आराम से लगता है उसको कम से कम प्रोडक्ट को रेडी होने में। अभी वो प्रोडक्ट रेडी तो हो गया, बट वो अभी भी रेडी नहीं है हमारे लेवल पे, जब तक वो कंज्यूमर को नहीं भेजा जाता। फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द लैब, फिर उसको फील्ड टेस्टिंग किया जाता है, कस्टमर्स को बेचा जाता है या डीलर्स को दिया जाता है। फिर वो प्रोडक्ट वहां से पास होके आने के बाद प्रॉपर 6 महीना उसको कम क्वांटिटी में बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में X9 लॉन्च हुआ था, उसको बहुत कम क्वांटिटी में गया था मार्केट में। फिर उनसे फीडबैक आने के बाद, सारा फैक्ट चेक होने के बाद फिर मास प्रोडक्शन उसका किया गया। तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो आराम से 9 महीने से 1 साल लग जाता है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर पूरा प्रोडक्ट फुल फ्लेज कस्टमर को बेचा जाता है। तो ये है मिनिमम टाइम ऑन एन एग्जांपल एम्पलीफायर के लिए। जबकि स्पीकर्स के लिए टाइमिंग इज मोर बिगर, और ज्यादा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि उसमें तो आपको एटमॉस्फेरिक चेक भी करना है कि अभी जैसे विंटर चल रहा है या समर चल रहा है या मानसून चल रहा है, तो उस टाइम पे उस मेटल पे क्या इफेक्ट आएगा, जो चीज एम्पलीफायर पे चेक नहीं करना पड़ता। तो वो जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो होता है फॉर स्पीकर्स। फिर जब कंबाइंड सिस्टम हो रहा है, जैसे लाइनरे हो गया, तो उन सब में टाइमिंग ज्यादा जाता है, क्योंकि हम लोग जितना महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम कस्टमर पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। आप देखते होंगे बहुत सारे कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स आते हैं, सीरीज आती है और शॉर्ट टर्म में वो बंद कर देने पड़ती है उनको। वो क्यों बंद कर देनी पड़ती है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट किए है कस्टमर पे और मार्केट में छाप खराब हो गया। जैसे हमारी B सीरीज हो गई, फिर हम लोगों का Q सीरीज है, तो ऐसे बहुत सारे सीरीज अंदर पाइपलाइन है जो बहुत शॉर्ट टाइम में रिलीज होंगे। जैसे हमारा L सीरीज हो गया लाइव साउंड वालों के लिए। बट जैसे कि मैंने बताया, हम लोग कोई जल्दी नहीं करते प्रोडक्ट लॉन्च करने में। हम लोग प्रोडक्ट तभी लॉन्च करते हैं जब फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड हो और हम 1000% श्योर हो कि दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पे ये खरा उतरेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, और ये मैंने तो खाली आपको हाईलाइट दिया। बट जब वो प्रोसेस होता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे टीम लीडर्स होते हैं, टीम के मेंबर्स होते हैं, फ्रॉम ए स्मॉल टेक्नीशियन टू अवर टॉप नॉच इंजीनियरिंग टीम। हर कोई इसमें अपना फीडबैक देता है, और सारा चेक पॉजिटिव आने पे, मतलब 100% पॉजिटिव फीडबैक आने के बाद ही प्रोडक्ट को लैब में भेजा जाता है गवर्नमेंट के पास टेस्ट होने के लिए। और ये सारा चीज होने के बाद भी वो बेचा नहीं जाता जब तक कि हम लोग श्योर ना हो कि भाई प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं वो सही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे इसमें कस्टमर्स का खून पसीना एक करके, जो मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए लगा रहे हैं। तो वो पैसा उनका कहीं से भी वेस्ट ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं बाय बेस्ट एंड ओनली एनलेस। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड द कस्टमर्स जिन्होंने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और उन क्वेश्चंस के कारण उनका और हम सबका नॉलेज इंप्रूव हुआ। तो सर, बिफोर वी एंड आवर पॉडकास्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द कस्टमर्स। आप ऐसे ही हमें क्वेश्चंस भेजते रहिए, कमेंट्स में, मैसेज में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। तो हम लोग आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। और दिस इज जैनम, द सेल्स हेड पैन इंडिया, जो ROI सेल्स देखते हैं, एंड ही इज वन ऑफ आवर कोर टीम मेंबर। थैंक यू वेरी मच जैनम फॉर सच ए गुड इंटरव्यू पॉडकास्ट। Okay, and all the viewers, thank you very much. See you soon.